नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले 4 मिनट में 18 मंडलों की खबर से। आगरा के एक होटल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल आज सुबह होटल में अचानक आग लगने से 6 लोग फंस गए और सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग में फंसे हुए लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया और आग पर काबू पाया गया। आगरा में एक पेड़ से युवक का शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करने का यह बड़ा कदम उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में सड़क हादसे का एक मामला सामने आया। बीती रात एक बस खाई में पलट गई, जिस दौरान एक सवारी की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 5 दिनों का यूपी दौरा आज समाप्त हो गया। पहले 3 दिन राष्ट्रपति कानपुर और अपने पैतृक आवास पर गए, फिर 2 दिन वो लखनऊ में रहे। वहीं आज राजधानी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। महामहिम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लखनऊ शहर से बाबा साहब अंबेडकर का भी एक खास संबंध रहा है, जिसके कारण लखनऊ को बाबा साहब की स्नेह भूमि भी कहा जाता है। राष्ट्रपति ने योगी सरकार की तारीफ की और कहा कि मौजूदा सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ा रही है। और अब बात जिला पंचायत के अध्यक्ष के दंगल की। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की सरगर्मी तेज चल रही है। वैसे तो चुनाव 3 जुलाई को होना है, लेकिन नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। जिला पंचायत अध्यक्ष की 17 सीटों पर बीजेपी की जीत तय है, जबकि 1 सीट पर सपा का प्रत्याशी निर्विरोध चुना जाएगा। अब 57 जिलों में 3 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। जिन 57 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें 41 जिलों में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर है। दरअसल शनिवार को कई जगहों पर सपा प्रत्याशी अपना पर्ची को दाखिल नहीं कर पाए थे और वहीं अब कई जिलों में सपा उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए शायराना अंदाज में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हुक्मरान अब अपने बुझते दिए को बचाने की खातिर बेकरार हैं, क्योंकि वो जान गए हैं आवाम है खफा और हवा भी खिलाफ है। तो शायराना अंदाज में सीधे सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है। विधानसभा के चुनाव अगले साल ही होने हैं। बागपत में पूरा दिन चले सियासी उठापटक के बीच आरएलडी कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि आरएलडी प्रत्याशी ममता किशोर अपनी बात पर अड़ी रही। उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है। प्रत्याशी का राजस्थान से वीडियो वायरल होने पर डीएम राजकमल यादव ने खुद इस बात की पुष्टि की और बताया कि ममता किशोर बनकर किसी अन्य महिला ने नामांकन वापस लिया था। इस महिला के विरुद्ध बागपत के डीएम ने जांच के आदेश भी दिए हैं। अब यह साफ हो चुका है कि बागपत से ममता किशोर ही आरएलडी की प्रत्याशी रहेगी। बस एक वापसी का पर्चा दाखिल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हम ममता हैं, जिसकी आइडेंटिटी की शिनाख्त की गई और 2:20 और 2:30 के आसपास एक एप्लीकेशन आई, जिसमें कहा गया कि नहीं साहब हम ममता नहीं हैं, जिसकी जांच कराई गई। जांच में ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करी कि क्या सत्यता है करके, कि कोई व्यक्ति तो नहीं है, जिससे कि हम लोगों ने उनसे वीडियो कॉल पर बात करी। उनको फ़ोन किया गया कि भाई आप हैं कि नहीं है करके,
क्योंकि उनकी सत्ता जो है संदिग्ध लग रही थी और उनके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो सेम व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है एंड दैट नॉमिनेशन एंड दैट पेपर्स हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। इस समय उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर सौदेबाजी का दौर चल रहा है। छोटे दल प्रेशर पॉलिटिक्स के प्लान पर काम कर रहे हैं। सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर छोटे 10 दलों को लेकर मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं और बता दें कि उन्होंने सपा को लेकर यह कहा है कि उनके दरवाजे खुले हैं, लेकिन भाजपा के लिए बस इनकार की बात कही है। और उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की दुधुम भी बजने वाली है। इससे पहले राजनीतिक दलों ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। हमारे साथ अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाने वाले ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक दलों की बात करें तो छोटे दलों को अपनी ओर समेटने की कवायद शुरू हो गई है। आपकी पिछले साल मुलाकात हुई थी ओवैसी जी से। आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी? भाजपा के साथ जाएगी, सपा के साथ जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं है। बयान उनके पढ़िए, सुनिए। कांग्रेस पार्टी कर रही है छोटी पार्टी समझौता करेंगे, बड़ी पार्टी से नहीं। समाजवादी पार्टी कर रही है बड़ी पार्टी से करेंगे, छोटी पार्टी से करेंगे, बड़ी पार्टी से नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी छोटी पार्टियों पर हाथ पांव मार रही है। तो ये साफ जाहिर हो गया है कि अब वोट छोटी पार्टियों के पास है। बीजेपी के राजभर नेताओं की बात करें सर, तो उनका कहना है कि राजभर समाज पर जो आपकी पकड़ थी वो कमजोर हुई है। लोडर लोग हैं, जिन नेताओं की बात कर रहे हैं वो लोडर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े दलित समाज के नेता हैं वो लोडर हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो हम अभी बादा में कृषि विभाग में भर्ती हुई, 13 में 11 ठाकुर की भर्ती हो गई। हिम्मत है तो बोल देंगे तो जबान काट लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़ों का योगी जी ने लूट लिया, 27% रिजर्वेशन का। अगर ये बोल दें तो योगी जी जबान काट लेंगे। हम कह रहे हैं हिम्मत नहीं है। ये गुलाम लोडर लोग हैं, गुलाम लोग हैं। ये क्या बोलेंगे? काय वो उठावे नहाने के पल्ले। चुनावी यापन सीट बचा लें बहुत है। ये तुलना करने चले हैं, शेर का मुकाबला सियार जाएगा करने हैं। ये गुलाम लोग आए हैं, लोडर लोग लीडरों के सामने। अरे हम लोग लीडर हैं, लीडर। मूलभूत समस्याओं से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो चाहे लब जिहाद हो, अगर ये लब जिहाद ले आते हैं, मंदिर मस्जिद ले आते हैं, सब कुछ ले आते हैं, करते वही हैं। बीजेपी की बात लब जिहाद पर देखिए, जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं सब अपनी बेटी की शादी मुसलमानों से करते हैं, किए हैं, करते ने किए हैं। उठा के चले जाइए गूगल पे, 16 लोगों का नाम आ रहा है। सबसे हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया, उनकी बहन की शादी मुसलमान के बेटे से। मुरली मनोहर जोशी, बेटी की शादी मुसलमान के बेटे से। आडवाणी की भतीजी की शादी मुसलमान के बेटे से। 16 लोगों का नाम है, सब वहां जाते हैं और हमको हिंदू मुसलमान सिखाते हैं। भाजपा का एक और कहना है कि इस समय प्रेशर पॉलिटिक्स का काल है। तो ओम प्रकाश राजभर की अगली रणनीति क्या है? क्या छोटे दलों के साथ जो गठबंधन आपने कहा, कृष्णा पटेल का नाम आपने लिया, उनकी लगातार भाजपा से एमएलसी बनने की बात चल रही है। ओवैसी कह चुके हैं हम अकेले 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? कहाँ अकेले ओवैसी जी 100 सीट की बात किए हैं। ओवैसी ने यह कहा कि 100 सीट पर चुनाव लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो हम तो 403 सीट की कर रहे हैं। हमारा भागीदारी उसमें, वो भी उनकी भी 100 सीट है। ये चीज नहीं है। किस तरीके की रणनीति है? अब आखिरी सवाल है, रणनीति 2022 के लिए, क्योंकि बड़ा चुनाव है, आप स्टेट की राजनीति करते हैं और आपके लिए राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई भी है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री रहे, उसके बाद तमाम चीजें बदली, आपके जो तीखे तेवर थे वो सामने आए। तो किस तरीके की आपकी फाइनल रणनीति है 2022 के लिए? भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई है ओम प्रकाश राजभर। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े, सरकार बचेगी, बचाने के लिए लड़े। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो, इनकी नैया पर जाए।
ओम प्रकाश राजभर इनकी नैया पे जाने वाले नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आज पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा भी किसानों का समर्थन करने आंदोलन स्थल गाजीपुर बॉर्डर पर वो पहुंच गए और राकेश टिकैत सहित अन्य पदाधिकारी और किसानों के साथ उन्होंने बातचीत की। ऐसे में राकेश टिकैत ने यह कहा है कि आंदोलन गैर राजनीतिक है, समर्थन करने वालों का स्वागत करते हैं, लेकिन हम किसी भी राजनीतिक दल को मंच नहीं देते हैं, हम कोई भी मंच अपना साझा नहीं करेंगे। इसके साथ ही किसानों को हुए नुकसान को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है कि हमें सेंटर पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि पहले जब ये विपक्ष में थे बीजेपी वाले तो ये भी ऐसे ही काम करते थे। अब ये काम नहीं कर रहे तो वे दूसरे वाला काम करें। ये कह रहे कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम एमएसपी सारी चीज देंगे। इन्होंने कहा है कुछ स्पेसिफिक मुद्दा था जिस पे बात हुई है? नहीं, आज तो देखने आए थे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। मगर कुछ नहीं, ना पानी यहाँ पे आता सही टाइम पे, ना आता। किसान तंग उसमें है और किसानों की फसलें नहीं बिक रही। उसका जो गन्ने का भुगतान है वो नहीं हो पा रहा। उसकी जो और फसलें हैं, गेहूं, वो कम रेट में बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। तो हमारा जो गेहूं है वो ले ले, अभी रख ले अपने गोदाम में। 2022 के चेक दे दे हमने दुगने के। अब 2000 का रेट है, हमें 4000 क्विंटल के चेक दे दे, 2022 में पैसे दे दे। उनकी बात बड़ी हो जाएगी, हमने वही बड़े मान लिए। हमें 22 के चेक दे दे, दुगने दे दे, गेहूं को अपना बेच लेना जहां बेचना है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने तैयारियां करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार उत्तर प्रदेश के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार की है और उसी रणनीति के तहत पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अगले महीने 10 दिन के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेगी। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ, रायबरेली और आनंद भवन में निवास करेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनसे उनका फीडबैक भी वो लेगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रियंका गांधी का ये पहला यूपी का दौरा होगा। लखनऊ के हजरतगंज में 3528 पदों पर सिपाही भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। वहीं अजय कुमार लल्लू ने रोजगार के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। सेवा आयोग के तमाम अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। होम्योपैथ की भर्ती पूरी हो चुकी है, नियुक्ति पत्र देना है, सरकार उसमें भी टाल मटोल कर रही है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी टेट पास किए, सुपर टेट पास किए, इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। सरकार सोई है, मुख्यमंत्री सोए हैं, क्यों नहीं गंभीरता दिखाते? कौन देगा इन नौजवानों के हक, हकूक और अधिकार? सरकार लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना संविधान में लिखित है, फिर भी ये लोक कल्याण के बजाय अपने कल्याण में निहित स्वार्थ में सरकार के लोग लगे हैं। देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में खेला हुबे का भोजपुरी वर्जन इन दिनों यूपी में चर्चा का विषय है। सपा ने खेला हुबे की तर्ज पर खेला हुई का नारा दे दिया है। वाराणसी, बलिया के बाद कानपुर में कई जगहों पर खेला हुई की होर्डिंग लगी है। वहीं देर रात कानपुर के बर्रा के सचान चौराहे पर चंदा चोरों से सावधान की होर्डिंग लगी देखी गई और इसे किसने लगवाया है, किसी को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगाने की जो कोशिश है वो की जा रही है, जिसके बाद आगे इस पर कार्रवाई होगी। लखनऊ में अपराधी डीजीपी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। गोलीकांड मामले को लेकर बजरंग रावत ने दलित समाज के लोगों को गुमराह करके घेराव किया। प्रदर्शन को रोकने के बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बीजेपी दफ्तर का
घेराव किया, जिस दौरान धारा 144 का भी उल्लंघन किया गया। वहीं बजरंग रावत सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा करके पुलिस पर दबाव बनाना चाहते थे। पिताजी का 2015 में हत्या हुई थी। स्कूटी का मामला लेकिन बताया नहीं, स्कूटी का कोई मामला नहीं। स्कूटी मेरी अभी भी खड़ी है, उसका टेक्निकल मुआयना करा लिया जाए। मेरी कोई स्कूटी की टक्कर नहीं हुई है। उनका कहना था कि स्कूटी को लेकर चश्मदीद मेरा कोई वहाँ पर था ही नहीं, जिसने बताया झूठा कि वहाँ पर लड़ाई हुई थी, क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। जिस दिन लोहिया में आप लोग भर्ती थे, जी जी, जो आपके साथ वहाँ मौजूद थे उनको आप हमारे साथ बहुत सारे लोग गए थे, उनके भी आदमी गए थे, मेरे भी लोग गए थे, गाँव के लोग थे, बहुत सारे लोग। किसने आपको बताया मैं नहीं जानता हूँ। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कुछ लोगों को जेल भेजा गया, साहब ने आश्वासन दिया है कि बाकी सब लोगों की जांच हो रही, सब लोगों को जेल भेजा जाएगा। कौन जांच कर रहा है? सीओ मैडम कर रही हैं। उसके अलावा आपके ऊपर भी आरोप है कि आपके ऊपर भी कई गंभीर मुकदमे पहले दर्ज हैं। मेरे ऊपर कोई गंभीर मुकदमे दर्ज नहीं है। साथ इंसाफ हो जाएगा तो मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री के 3T यानी कि ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट अभियान के साथ साथ आंशिक कोरोना कर्फ्यू और टीकाकरण से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण नियंत्रित करने में सफलता मिली है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से सावधानी बरतने और मास्क लगाने के लिए भी अपील की है। प्रदेश सरकार की ये जो रणनीति है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में जिस पे कार्य चल रहा है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ साप्ताहिक बंदी और रात्रिकालीन कर्फ्यू, निगरानी समितियों द्वारा घर घर जाकर जो संक्रमित हुए या लक्षण वाले व्यक्तियों की खोज की जा रही। लगभग 18 करोड़ की जनसंख्या तक वहां पहुंचे हैं। 5 मई से विशेष अभियान गांव में चलाया गया है। 97,000 गांव में 80,000 से अधिक निगरानी समितियां जो हैं वो घर घर जाकर लक्षणयुक्त व्यक्तियों को तलाश रहे हैं, उनको समय से चिन्हित करके उनको दवा दे रहे हैं, उनका एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं, ताकि संक्रमण को उसी स्टेज पर ही जो है चिन्हित करके संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किया जाए, ताकि ये जो है संक्रमण और ना फैले। कोरोना वायरस के बाद अब नए वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बना लिया है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक ने नए वेरिएंट को लेकर सतर्क रहने के लिए निर्देश जारी कर दिए। ऐसे में जनता के जहन में कई तरह के सवाल इसको लेकर हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे संवाददाता ने आज मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर राकेश कपूर से खास बातचीत भी की। इन दिनों कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर के काफी चर्चा चल रही है, जिस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर राकेश कपूर जी मौजूद हैं। सर, ये जो डेल्टा वायरस आया है ये क्या है आखिर? नहीं, देखिए, हम सब जानते हैं कि शुरू में कोविड आया और हम लोग साल भर से उससे लड़ रहे हैं। तो ये जो वायरस होता है, इसमें जब ये शरीर में रहता है मनुष्य के, तो इसमें वेरिएशन होते हैं, क्योंकि वायरस को भी सरवाइव करना है, रेप्लिकेट करना है। तो इसमें एक म्यूटेशन हुआ, जो सेकेंड वेव आई वो डेल्टा थी। उसके बाद जो ये वायरस होता है, इसकी चेन होती है RNA की, कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो चेंज होके इस वायरस का चेंज हुआ, तो इसको हमने डेल्टा प्लस नाम दिया। ये जो डेल्टा प्लस है, ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो है, ये इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति अगर डेल्टा प्लस से इन्फेक्टिव है, आपके बगल से गुजर रहा है और अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है, प्रॉपर दूरी नहीं बनाई हुई है, तो आप इमीडिएटली इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज इस डेल्टा प्लस में ये कहा जा रहा है कि इसका लंग के प्रति जो एफिनिटी है वो पुराने वायरस से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें लंग बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाएगा, इसमें सिम्टम्स बहुत जल्दी अपीयर होने लगेंगे। तो इसके प्रति हमको बहुत ही सजग और जागरूक रहना है। डेल्टा प्लस वेरिएंट है, क्या इससे संक्रमण की कोई तीसरी लहर भी आने की संभावना है? अगर हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे तो चाहे डेल्टा प्लस आए चाहे डेल्टा रहे, हम जब तक जागरूक नहीं होंगे, हमको इम्यूनाइजेशन प्रॉपर कराना है, हमें कोविड बिहेवियर जो है उसको 100% अक्षरता फॉलो करना है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो थर्ड क्या फोर्थ लहर भी आएगी। तो हमको जागरूक होना है, हमको कोविड से रिलेटेड जो मानक बनाए गए हैं सरकार के द्वारा उसको फॉलो करना है, अपने को इम्यूनाइजेशन करना है। अगर सिम्टम्स
सिम्टम्स हैं तो अपने को आइसोलेट करना है। और मेरी जनता से प्रार्थना होगी कि अभी 2-3 महीने भीड़ भाड़ अवॉइड करें, शादियों में जाना अवॉइड करें और डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहने, हाथ की सफाई जिसको हाइजीन कहते हैं उन सब का ध्यान दें, तभी हम लोग इससे जीत सकते हैं। सर, ये जो वैक्सीन लग रही है, संक्रमण को लेकर के लगातार लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ये वैक्सीन कारगर साबित होगी? नहीं, देखिए, ऐसा जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये सभी के प्रति कोई वेरिएंट के प्रति भी यूजफुल होगी, लेकिन अभी स्टडीज चल रही हैं। 100% मैं क्लिनिकल एविडेंस बेस पे नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीन नहीं लगवाएं। आपको वैक्सीन 100% लगवाना चाहिए, जिससे हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी सब जगह आ जाए। टीवी से अभिषेक कुमार यादव। गाजियाबाद के लोनी में रविवार देर रात एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक रईसुद्दीन के भतीजे को ही गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी अपने ताऊ रईसुद्दीन से 10 लाख रुपए उधार उसने मांगे थे, लेकिन रईसुद्दीन ने पैसे देने से इनकार कर दिया और इसी बात से अयूब अपने चाचा रईसुद्दीन से नाराज हो गया था और जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। जनपद मुजफ्फरनगर में देर रात को ड्रग्स विभाग के तरफ से छापेमारी कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। छापेमारी में विभाग ने लगभग 50 लाख कीमत की बड़ी मशीनें जो कि दवा बनाने में इस्तेमाल हो रही थी, साथ ही कच्चा माल और दवाइयां बरामद की है। विभाग ने मुख्य आरोपी बलराज और मुरसलीन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर में धर्मांतरण एक और नया मामला इसका सामने आया है और बताया जा रहा है कि पैसे का लालच देकर लोगों को धर्मांतरण कराने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रार्थना सभा में आए हुए हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने इस मामले की अब जांच शुरू कर दी है और मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद लोनी नगर पालिका क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के सभासद जगत आज सुबह जब घर से बाहर घूमने के लिए निकले तभी वहां मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात युवकों ने जगत पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जगत ने बदमाशों को देखते ही अपने घर के अंदर घुसने की कोशिश की और इसी दौरान उन्हें 2 गोलियां भी लगी। जगत ने यह बताया कि बदमाशों ने उनके ऊपर 6 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसके बाद बदमाश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और मौके से फरार हो गए। हालांकि जगत की जान को कोई खतरा नहीं है। जगत ने बताया कि उसकी किसी से कोई रंजिश तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई उनसे राजनीतिक रंजिश उनसे कोई मानता हो और इसी वजह से उन्होंने हमला किया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।